गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम पढ़ा रहे थे कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के एमसीक्यू। अगर आपको इनके बारे में डिटेल से पढ़ना है तो वीडियो के नीचे लिंक दिया होगा जिसमें मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसीप्ट, रेवेन्यू रिसीप्ट इन सब के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आप जरूर देखिएगा। तो चलो शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में लिखा है इलेक्ट्रॉनिक मशीन के पुराने हिस्से को बदलने पर 16,000 रुपए व्यय हुए। देखो बच्चों, जो एसेट होती है हमारी फिक्स्ड एसेट्स, वो हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर में आती है। यहाँ पर बात कर रहा है एक मशीन है जिसका आपने कुछ हिस्सा, मानते हैं मशीन 1 लाख रुपए की है, उसका कुछ पार्ट जो भी खराब हो गया है, 16,000 रुपए का है, उसका आपने रिप्लेस कर दिया। अब ये कौन सा एक्सपेंडिचर होगा? तो 90% बच्चे कहेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो गलत हो जाएगा। देखो बच्चों, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि डेली रूटीन, जो डेली के खर्च होते हैं, या फिर कह दो कि मंथली जो खर्च होते हैं, जैसे सैलरी हो गया, वेजिस हो गया, ऑफिस का रेंट हो गया, ये जो खर्चे होते हैं ये होते रहते हैं फ्रीक्वेंटली। तो वैसे ही जब गुड्स बनता है, प्रोडक्शन होता है, तो प्रोडक्शन कैसे होता है? प्रोडक्शन हर साल होता है, हर महीने होता है, हर दिन, हर हफ्ते होता है। तो अगर मशीन का एक हिस्सा खराब हो गया तो प्रोडक्शन रुक जाएगा। तो प्रोडक्शन लगातार होने के लिए आपको मशीन का हिस्सा बदलना पड़ेगा, इसलिए वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अगर बात करता नई मशीन खरीदने की या पुरानी मशीन खरीदने की, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता। या फिर कहता कि नई मशीन खरीदी गई है, साथ में ये पुर्जे खरीदे गए। या फिर कहता कि पुरानी मशीन खरीदी गई है, साथ में उसके कुछ टूल्स खरीदे गए हैं। तो सब कैपिटल एक्सपेंडिचर होता। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि एक मशीन ऑलरेडी है, जिसका एक हिस्सा जो पुराना था उसको हटा के दूसरा लगा दिया गया है। मतलब ये कि वो मशीन अभी काम नहीं कर रही है, चल रही थी लेकिन बीच में खराब हो गई है। तो पुर्जा लगाओ तभी तो प्रोडक्शन आगे होगा, बीच वरना बीच में रुक नहीं जाएगा। इसलिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है बी आंसर। प्रारंभिक व्यय उदाहरण है। प्रारंभिक व्यय का मतलब होता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। जो मैंने नोट्स दिए थे उसमें खुद ही लिखा हुआ था कि प्रारंभिक व्यय की जो बात होती है, ठीक है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, ये हमारा डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है, स्थगित आयगत व्यय का। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रारंभिक व्यय क्या, बिजनेस को जब हमने स्टार्ट किया तो उसमें जो भी एक्सपेंस हुए बिजनेस को स्टार्ट करने पे, तो वो क्या होगा, आप धीरे धीरे राइट ऑफ करोगे हर साल, लंबे समय तक चलेगा वो। तो ये डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। थर्ड में लिखा हुआ है बैंक से कार्यशील पूंजी हेतु लिया गया मध्यकालीन ऋण। जब भी हम कोई लोन लेते हैं, ठीक है, अब देखो लोन मिला है हमको, तो ये रिसीव हुआ है। हाँ, जब रिसीव हुआ है तो ये खर्चा तो होएगा नहीं, ये कोई रिसिप्ट होगी, या तो रेवेन्यू होगी या तो कैपिटल होगी। तो जब हमको लोन मिलता है, तो लोन ऐसा तो है नहीं कि आपको हर महीने मिलता हो। जब हर महीने नहीं मिलता है तो ये रेवेन्यू तो होगा नहीं। और लोन क्या है, आपने लोन लिया तो ये हमारा कहलाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, इससे हमारी पूंजी बढ़ जाती है। कैपिटल रिसिप्ट कहलाता है क्योंकि इससे हमारी पूंजी बढ़ जाती है। तो इसका सी आंसर हो जाएगा। फोर में लिखा हुआ है क्वेश्चन में, कह रहा है कौन सा पूंजीगत खर्चा नहीं है। तो पूंजीगत खर्चा कौन सा नहीं है? पहले में लिखा हुआ है कि कार को क्रय करने पे 10,000 रुपये मरम्मत व्यय भी दिया। कह रहा है एक कोई सेकेंड हैंड कार है, ठीक है, उस कार को हमने खरीदा और खरीदने के बाद उसको रिपेयर कराने में 10,000 रुपये खर्च हुआ। कोई भी पुरानी चीज खरीदते हो आप, एसेट है अगर वो, तो हमारा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, खर्च हुआ है। दूसरे में लिखा है कि नए पूंजीकरण उपकरण की खरीद पे इतने रुपए एक्साइज ड्यूटी चुकाई। एक कोई आपने इक्विपमेंट लिया है, आपको ही पता है कि इक्विपमेंट प्लस में उसके साथ कोई भी कैरेज लगे, या फिर कोई उसके साथ में ड्यूटी लग जाए। ड्यूटी मतलब होता है टैक्स। तो ये सब लगने के बाद जो ओवरऑल आती है अमाउंट, उसी को हम लोग बोलते हैं एक्चुअल कॉस्ट। और जो हमारी कॉस्ट है, ये फिक्स्ड एसेट्स है, तो ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इसके बाद दिया है सामग्री भंडार के भंडारण हेतु निर्मित अस्थायी ढांचा। देखो, टेम्परेरी स्ट्रक्चर हो चाहे कोई अस्थायी ढांचा हो, ये सारे पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं नोट्स में। चाहे अस्थायी ढांचा हो चाहे वो पूरी बिल्डिंग हो, दोनों ही हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर में आते हैं। और फिर लिखा है पुराने अवशिष्ट को हटाने हेतु व्यय। पुराने अवशिष्ट तो अब आप ये सोचो, एक फैक्ट्री है, वहां पे कुछ सामान बनता है, जब कुछ गुड्स बन रहा है तो उसके साथ कई सारी चीजें वेस्ट भी होता होगा। तो जो वेस्टेज होता होगा, इस वेस्टेज को हटाने के लिए कुछ ना कुछ तो करते होंगे। जैसे एक हफ्ता हो गया, तो एक हफ्ते में उनका जो कूड़ा कचरा एक जगह स्टोर हो गया, तो अब ट्रक से उनको हटाओगे, तो हटाने में जो भी खर्च हो रहा हो, तो अगर आप नहीं हटाओगे तो आगे वाला सामान जो आप बनाओगे उसका कचरा कहाँ पे रखोगे? तो जगह तो मिलेगी नहीं। तो इसलिए ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि ये हमारे प्रोडक्शन से रिलेट कर रहा है।
तीन जो आंसर थे ये कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब ये कहा गया है कौन सा हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट नहीं है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। आगे 5 पॉइंट में दिया है भवन की सफेदी पर व्यय। अब ये देखो, बिल्डिंग अगर आप खरीदते हो, अमाउंट ज्यादा है फिक्स्ड एसेट्स पे, तो हमारा वो आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। यहाँ पर बोला है भवन की सफाई सफेदी करा रहा है, ठीक है। तो सफेदी ये भी हम मान सकते हैं कि इसमें ऐसा तो कुछ दिया नहीं कि सिर्फ एक बार कराई है, ऐसा कुछ तो दिया नहीं है जो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर इसको माने। तो हम ये मानेंगे कि हमारी ये कोई फैक्ट्री है, उसमें कुछ काम होता है, तो काम होता है आग वगैरह का होता होगा, तो धुआं आता है, दिवालियों में लग जाता है। अब दीवारों में लग गया धुआं तो एकदम काली पड़ जाती हैं दीवारें, तो कुछ दिखता नहीं है, तो इनको हर दूसरे महीने में इसकी पुताई करानी पड़ती है। तो इसे हम लोग रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लेंगे। छठवें क्वेश्चन में आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों अलग अलग मिलेगा, तो इसको मैं बता रहा हूँ कैसे होगा। पहले मैं हिंदी में बताऊंगा फिर इंग्लिश में बताऊंगा। तो हिंदी में लिखा है कि कानून के अनुसार सिनेमा हॉल, पहले बताना है इसमें कि कौन सा आयगत व्यय है। आयगत मतलब होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रिवेन्यू, इसका ए में लिखा है कि कानून के अनुसार सिनेमा हॉल के बाहर जाने हेतु नए दरवाजे का निर्माण करना। वैसे यार देखो, एक जाने का दरवाजा होता है, एक आने का होता है, लेकिन बोल रहा है कि सिनेमा हॉल में कई सारे लोग जाते हैं तो उनको दिक्कत ना हो, इसलिए कई सारे दरवाजे बनाने को एक कानून में कहा गया है। और साथ में ये भी कभी आग लग जाए तो कम से कम 4-5 दरवाजे हो वहां से निकल सकें। तो ये कौन सा खर्चा है, तो ये हमारा पूंजीगत खर्चा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्योंकि देखो, सिनेमा का लाइसेंस लेना हो, चाहे सिनेमा घर में बनाना हो, चाहे उसमें दरवाजे बनाने हो, ये सब हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। इसके आगे दिया हुआ है बी ऑप्शन में, कारखाना निर्माण के दौरान चुकाया गया ऋण पर ब्याज। तो देखो, आप अगर लोन लेते हो, लोन हमारा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन जब आप लोन पर इंटरेस्ट पे करते हो तो वो हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। क्यों? क्योंकि आप ये समझो, आपने इस साल जितना, रिवेन्यू का मतलब होता है जितना आपने माल बेचा, तो आपने जितना सेल किया वही आपका रिवेन्यू है। आप उसी से तो ब्याज चुकाओगे, इसलिए हमारा ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। लोन हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, लेकिन उस पर ब्याज हम लोग जो देते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। पुराने भवन को गिराने की लागत, नक्शा बनाना, ये दोनों हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं, बिल्डिंग बनानी, नक्शा बनाना। फिर आगे इसमें लिखा हुआ है कि व्यापारी द्वारा मशीन का क्रय व मार्ग में क्षतिग्रस्त। देखो, मशीन है, मशीन आपने खरीदी थी और मार्ग में खराब हो गई, तब भी आपका पूंजीगत खर्चा है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, 6 का बी। अब जो इसमें इंग्लिश में लिखा है, यहाँ लिखा द अमाउंट ऑफ 15,000 स्पेंड ऑन लॉयर फीस। देखो, कोई जो केस होता है, ठीक है, केस का जो खर्च होता है वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। लेकिन जो लॉयर होता है, लॉयर को हम लोग क्या करते हैं, लॉयर को हम उसको देते हैं, उसकी पेमेंट देते हैं। तो पेमेंट उसकी पर हियरिंग के हिसाब से होती है लॉयर की पेमेंट। तो जो लॉयर की जो फीस होती है, वो फीस आती है हमारी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में। क्यों आती है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में? इसलिए आती है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्योंकि ये आपको देनी पड़ती है। हो सकता है हियरिंग एक साल में 10 हो, या हो सकता है एक साल में 4, हमें कुछ पता नहीं है, और हम देंगे तो अपने रिवेन्यू से। तो हमारा लॉयर की फीस हमेशा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाती है। 7वें में लिखा हुआ है, कारखाने के जमीन संबंधी विवाद हेतु वकील को चुकाई गई 15,000 रुपए की फीस। तो देखो, वकील को जो आप फीस चुकाओगे, तो फीस चुकाना हमने बताया, तो वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। 8वें में लिखा है, उत्पाद के निर्माण पर चुकाए व्यय है। तो उत्पाद का निर्माण मतलब कि कोई प्रोडक्शन हुआ है, उसको बनाने में जो भी खर्च हुआ है। उत्पाद मतलब आपका ये संबंधित होता है प्रोडक्शन से, और जो प्रोडक्शन होता है उसका में जो भी खर्च होता है प्रोडक्शन में, वो हमारा कहलाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आ जाएगा। यहाँ पे स्थगित नहीं, सिर्फ आयगत व्यय लिखा होगा, तो वो हो जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हाँ, ये लिखा तो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये ऑप्शन में। इसका 8वें का जो इंग्लिश वर्जन है वो अलग है। इंग्लिश वर्जन में दिया है अमाउंट स्पेंट ऑन एडवर्टाइजमेंट कैंपेन। अगर हमारा एडवर्टाइजमेंट के लिए कोई चीज होती है, तो एडवर्टाइजमेंट हमारा डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है, जिसका सी आंसर हो जाएगा। प्रोडक्शन से संबंधित खर्चे हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आते हैं, क्योंकि उनसे रेवेन्यू मिलता है। और जो एडवर्टाइजमेंट होता है वो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है, तो इसका सी आंसर हो गया। इसका ये ए और इसका हो जाएगा सी। 9 नंबर में लिखा है, विज्ञापन पर व्यय की गई राशि जिसका लाभ 3 वर्षों तक मिलेगा। तो हमारा ये
कहलाएगा डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसको बोलते हैं स्थगित आयगत व्यय। 10वें में दिया है पूंजीगत प्राप्तियां दर्शाई जाती हैं। तो पूंजीगत प्राप्ति मतलब होता है कैपिटल रिसिप्ट की बात कर रहा है, कैपिटल रिसिप्ट। तो जो कैपिटल रिसिप्ट होती है इसे हम लोग कहाँ पर दिखाते हैं? तो देखो कैपिटल रिसिप्ट हमारी ये आती है कहाँ पे, कोई बता सकता है? तो ये आती है बैलेंस शीट में। देखो पूंजीगत खर्चे जितने भी होते हैं ये समझ लो वो संपत्ति से फिक्स्ड एसेट से संबंधित होते हैं। तो फिक्स्ड एसेट्स मतलब कि वो एसेट्स में आएगा। तो प्राप्तियां भी हमारी चिट्ठे में आएंगी। चिट्ठे में कहाँ पर आ जाएंगी? तो पूंजीगत प्राप्तियां। जब खर्चे हम लोग यहाँ दिखाते हैं तो पूंजीगत प्राप्ति हमारी लाइबिलिटी में आ जाएंगी, जैसे लोन हो गया। तो इसका हो गया बी। 11 में लिखा हुआ है नए उत्पाद को जारी करने हेतु विज्ञापन। कोई नया प्रोडक्ट बना है, उसको आपने मार्केट में एडवर्टाइजमेंट किया, ठीक है, उसमें क्या होगा? अब देखो मैंने अभी तक बताया कि जो एडवर्टाइजमेंट होता है वो कहलाता है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है, एडवर्टाइजमेंट, आपको ये पता है। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि नए उत्पाद को जारी करने हेतु। तो नया उत्पाद, नया कोई प्रोडक्ट आपने बनाया, न्यू प्रोडक्ट। जब कोई आप नया उत्पाद बनाओगे तो उस उत्पाद को बनाने पर खर्चा होगा, और अगर आप उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं करोगे तो वो फिर माल बिकेगा नहीं। तो ऐसी कंडीशन में जब वर्ड बोल दे नया उत्पाद तो हमारा वो कहलाता है आयगत व्यय। और वैसे हमेशा एडवर्टाइजमेंट होता है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऐसी केस में हो जाता है ये आयगत व्यय। 12 में लिखा हुआ है एक कंपनी ने बाजार में नए उत्पाद को लाने पर विज्ञापन पर 5 करोड़ रुपए खर्च किया। 5 करोड़, इतना भारी रुपया खर्च कर दिया। जब इतना बड़ा अमाउंट अगर खर्च किया है किसी कंपनी ने, ठीक है, विज्ञापन करके मार्केट में लाने पे, तो ये हमारा नए उत्पाद की बात कर रहा था। अब आप खुद सोचो, वहां पर जब नया उत्पाद हमने बोला था तो हमारा था वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पर बोल रहा है 5 करोड़ रुपए, इतना भारी अमाउंट जब बोलते हैं तो हमारा वो मजबूरी में डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाता है। क्योंकि कोई भी कंपनी 5 करोड़ रुपए एक साथ एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकती, वो उसे हर साल राइट ऑफ करती है। तो इसका हो जाएगा जितना राइट ऑफ किया उतना माइनस कर देगी, बाकी एसेट्स में दिखा देगी। तो इसका हो जाएगा 12 का फी। 13 में लिखा है स्टेशनरी में कागज क्रय किए। स्टेशनरी, स्टेशनरी एक दुकान होती है जहां से आपने कुछ खरीदा। तो जैसे कागज खरीदे, तो कागज खरीदे होंगे आपने ऑफिस यूज के लिए, ठीक है, तो ऑफिस के लिए खरीदे होंगे, या तो हो सकता है फैक्ट्री यूज के लिए भी आपने खरीदा हो कागज। तो ये ऐसा तो है नहीं किसी काफी टाइम तक मिलेगा, कागज लिखा, लिखने के लिए काम था आपका, तो ये रिवेन्यू खर्चा आ जाएगा। 14 में लिखा हुआ है निम्न में से कौन सा पूंजीगत प्राप्ति का उदाहरण है? पूंजीगत प्राप्ति मतलब कैपिटल रिसिप्ट की बात कर रहा है। तो जो पूंजीगत प्राप्ति होती है, पहला लिखा है स्थायी संपत्ति की बिक्री से जो राशि प्राप्त हुई है। तो अगर आप कोई फिक्स्ड एसेट्स है उसे खरीदते हो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसे बेच के पैसा लेते हो तो हमारा वो कैपिटल रिसिप्ट हो जाती है। तो ये आंसर तो ठीक है, ये कैपिटल रिसिप्ट का है। दूसरे में लिखा है कि संस्था से प्राप्त ऋण, आपको लोन मिला है तो लोन आपका कैपिटल रिसिप्ट होता है। आपने इन्वेस्टमेंट बेचा है, पैसा आ गया है तो कैपिटल रिसिप्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। 15 में लिखा हुआ है स्थायी संपत्ति के अधिग्रहण हेतु व्यय जो व्यवसाय में आय प्राप्ति हेतु निरंतर उपयुक्त प्रयुक्त है होगी। ऑल एक्सपेंडिचर विच रिजल्ट इन द एक्विजिशन ऑफ परमानेंट एसेट्स विच आर इंटेंडेड टू बी continuously used in business for the purpose of earning revenue। स्थायी संपत्ति का अधिग्रहण बोल रहा है, मतलब कि एक्विजिशन ऑफ परमानेंट एसेट्स ये कह दो या तो फिक्स्ड एसेट्स कह दे। एसेट्स आप अगर खरीदोगे तो आपका वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। तो ए आंसर उसका हो जाएगा। 16 में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध लाभ को कम दर्शाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल लेड टू अंडर स्टेटमेंट ऑफ नेट प्रॉफिट? शुद्ध लाभ को कम बताता है। कृत्रिम संपत्तियों का अपलेखन, र- तो ये बता रहा है कृत्रिम राइट ऑफ करने की बात कर रहा है। आयगत व्यय पूंजीगत सामान संचय, इसका बी हो जाएगा आंसर। जब बोले कि आपको नेट प्रॉफिट कम हो रहा है तो आपने क्या किया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर को आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया है, तो आपका नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा। इतना आप याद रखो। 17 नंबर में लिखा हुआ है कौन सा आयगत व्यय माना जाएगा? तो देखो आयगत व्यय का मतलब होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है?
तो यहाँ पे लिखा है उत्पादकता बढ़ाने हेतु चुकाए गए, उत्पादकता बढ़ाने की बात कर रहा है तो मतलब कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने की बात कर रहा है, ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। कार के गियर बॉक्स की मरम्मत जिसके जीवन काल बढ़ाया जाता है, बोल रहा है कि कार का जीवन काल बढ़ाना, लाइफ साइकिल बढ़ाना मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर। पूर्ण मरम्मत व्यय जो उसके मूल्य का 20% है, जिससे कार क्षमता में वृद्धि होती है। कार क्षमता बढ़ रही है मतलब कि कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। मशीन की कार क्षमता बढ़ाए बनाए रखने के लिए, मतलब कि जो अभी उसकी कैपेसिटी है वो बराबर बनाए रखने के लिए सिर्फ छोटे मोटे हिस्से को बदलना, तो हमारा ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। अब आप सोचो जरा, जो मैंने इससे पहले क्वेश्चन दिया था, पहला क्वेश्चन नंबर 1, उसमें मैंने यही बताया था कि एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसको हमने एक हिस्सा बदला, वो था 20,000 रुपए का। याद हो, पहला क्वेश्चन यही था। तो वो कौन सा खर्चा था? तो आप कह रहे थे कैपिटल एक्सपेंडिचर है, नहीं, क्यों? क्योंकि वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। यहाँ वो आंसर भी दे दिया है कि मशीन की कार्य क्षमता को बनाए रखने के लिए। मतलब मशीन आपकी जो चल रही करंट ईयर में, अगर अगर 100 यूनिट बनाती है तो 100 यूनिट उतनी ही बनी रहे। अगर वो आपको करना है, कोई मशीन का कोई इक्विपमेंट खराब हो गया, उसको चेंज कर दो, तो हमारा वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। इसलिए 17 का डी आंसर हो जाएगा। इतने एमसीक्यू आप लोगों को समझ में आए? अब कुछ और दिए गए एमसीक्यू, उनको और देख लेते हैं। इंग्लिश में लिखा है मनी स्पेंट 10,000 रुपए एज ट्रेवल एक्सपेंस। तो देखो क्यों लिया है, क्योंकि ऑफ द डायरेक्टर ऑन ट्रिप अब्रॉड फॉर परचेज अ कैपिटल एफिट्स। बात कर रहा है कि कैपिटल एफिट कोई परचेज करनी है, उसके लिए 10,000 रुपए का वो ट्रेवल में खर्चा कर रहा है, तो हमारा ये कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। दूसरे में हो जाएगा, लिखा है अमाउंट 5,000 रुपए स्पेंट ऑन लॉयर लॉयर फीस। अब बताओ जरा, अभी हमने बताया था लॉयर की जो फीस होती है हमारी, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाती है, क्योंकि उसके लॉयर के लिए वो होती है सैलरी। थर्ड में हो जाएगा इंट्रेंस फीस। अब देखो इंट्रेंस फीस की बात कर रहा है। लॉयर फीस क्या होता है कि लॉयर को फीस आपको पर हियरिंग के हिसाब से देनी पड़ती है। जितनी बार वो हियरिंग करेगा उतने बार उसको फीस देनी पड़ेगी, तो वो होती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन यहाँ लिखा है इंट्रेंस फीस 2,000 रुपए रिसीव्ड बाई राम एंड श्याम क्लब इज। राम और श्याम का खुद का क्लब है, जिसमें कोई एक मेंबर आया, उसने एंट्रेंस लिया, तो उसको 2,000 रुपए रिसीव हुए हैं। तो ये हमारा कहलाएगा कैपिटल रिसिप्ट। क्यों कहलाएगा कैपिटल रिसिप्ट? ये इसलिए कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगा। पहली बात है, उसको देखो, रिसीव हुआ है तो रिसीव होगा, एक्सपेंडिचर तो होएगा नहीं। ठीक है, तो अब ए और बी में कोई ऑप्शन होगा। तो आप ये सोचो, राम और श्याम को इंट्रेंस फीस 200 रुपए मिली है। इंट्रेंस फीस का मतलब पता है क्या होता है? कई सारे बिजनेस होते हैं जिसमें बताते हैं कि एक जैसे ऊपर एक बॉस हो गया, वो बताएगा कि सभी को मैं करोड़पति बना दूंगा। वो अपने नीचे 10 लोगों को जोड़ लेगा। जैसे ये 10 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ABCDEFGHIJ। ये देखो 10 लोग हैं, इनको जोड़ा, इस एक आदमी ने जोड़ा। अब ये एक आदमी बोलेगा कि आप अपने नीचे के 3 मेंबर जोड़ो, और एक मेंबर से आप एंट्री फीस 1,000 रुपए लो। ये वो बोल रहा है कि हर मेंबर से आप 1,000 रुपए एंट्री फीस लो। तो जो आप 1,000 रुपए एंट्री फीस लोगे, तो एक 1,000 रुपए इसने 3 लोगों से एंट्री फीस ली। अब वो एंट्री फीस हमको दो, ठीक है, दे दी। तो आपको क्या होगा, अब आपको जितने भी मेंबर जोड़ोगे उसमें 25% आपका होगा। और जो ये 3 नया मेंबर बने, ये 3 नए को जोड़े, तो ये फिर लोगों से एंट्री फीस ले 1,000 रुपए, तो मेंबर बन गए। अब जब मेंबर बन गए, तो मेंबर बनने के बाद इनसे बोला कि आप नए लोगों को जोड़ो, तो उसका 25% आप रखो। इस तरीके से कई सारे बिजनेस चलते हैं आजकल। तो ओवरऑल उनका मतलब तो कुछ भी नहीं होता बिजनेस का, लेकिन बेवकूफ बनाने की एक तरीका होता है कि एक आदमी ने बेवकूफ बनाया 10 लोगों को, 10 लोग बाकी लोगों को बता रहे हैं कि इसमें जोड़ो, फिर और मेंबर जोड़ो। ऐसे कई सारे बिजनेस चलते हैं जिसमें कोई सामान का लेन देन नहीं होता है। सिर्फ ओवरऑल ये होता है, जितने ज्यादा मेंबर जोड़ोगे ऊपर जो बैठा है सेठ, उसको पैसा मिलता रहेगा, बस एक सिंपल सी बात है। तो ये एक बार देखो, इंट्रेंस फीस सिर्फ एक बार ली जाती है, एक आदमी जब ग्रुप में जुड़ता है तो वो कैपिटल रिसिप्ट होती है, क्योंकि वो एक बार ही खर्चा हुआ है इसलिए। तो थर्ड का ए हो जाएगा। 4 नंबर में लिखा है सब्सिडी ऑफ 40,000 रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल। देखो सरकार से मिला है वर्किंग कैपिटल यूज करने के लिए 40,000 रुपए सब्सिडी। तो ये रिवेन्यू रिसिप्ट हो गया। क्यों? क्योंकि देखो रिसीव हुआ है तो ये खर्चा तो वही नहीं, रिसिप्ट है। अब रिसिप्ट है, बोल रहा है वर्किंग कैपेसिटी, कल कह रहा है कि गवर्नमेंट ने कहा है कि आपकी जो कार्य क्षमता है वो बनी रहे।
इंक्रीज की बात नहीं लिखी, लिखा है कार्य क्षमता के बनाए रखने के लिए। तो कार्य क्षमता बनाए रखने के लिए तो हो जाएगा रेवेन्यू रिसिप्ट। अगर इंक्रीज की बात करता तो कैपिटल रिसिप्ट होता। इंश्योरेंस क्लेम, बच्चों देखो, इंश्योरेंस क्लेम का अगर अमाउंट रिसीव होता है तो हमारा वो कैपिटल रिसिप्ट होता है। और अगर इंश्योरेंस पे आप प्रीमियम पे करते हो तो वो आपका हो जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और इंश्योरेंस का अमाउंट पूरा मिलना वो हमारा कैपिटल रिसिप्ट में आता है। छठवें में लिखा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो देखो बच्चों, इन्वेस्टमेंट खरीदो या बेचो तो वो संबंधित है पूंजीगत से, लेकिन उस पे जो ब्याज होता है, ब्याज हमेशा रेवेन्यू से संबंधित होता है। अब रिसीव हुआ है तो ये रेवेन्यू रिसिप्ट हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था, लोन में ही बताया था, लोन हमारा कैपिटल होता है, लेकिन लोन पर जो हम लोग ब्याज चुकाते हैं वो रेवेन्यू से संबंधित होता है। तो ब्याज सारे रेवेन्यू से संबंधित हो गए, तो ये रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया। सातवें में लिखा हुआ है अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम आईडीबीआई एज अ मीडियम लॉन्ग टर्म लोन। देखो, आईडीबीआई एक बैंक है, शायद लोगों ने नाम सुना हो। अब कह रहा है कि उससे रुपया आपको मिला है, रुपया मिला है मतलब कोई रिसिप्ट होगा, रिसीव हुआ है इसलिए। अब रिसिप्ट है, बोल रहा है लोन है, तो लोन बेटा आता है हमेशा कैपिटल में आता है, क्योंकि आपको कभी कभी लोन मिलता है तो कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगा। आठवें में दिया है रिवेन्यू फ्रॉम सेल्स ऑफ प्रोडक्ट। आपको रेवेन्यू मिला है माल बेचने पे, ऑरिजिनली इज रिपोर्टेड एज अ पार्ट ऑफ अर्निंग इन द पीरियड इन विच। कह रहा है रेवेन्यू आपको कैसे मिलता है, बोल रहा है कि रेवेन्यू जो आपको मिला है माल बेचने पे, ये असली में रेवेन्यू कैसे मिलता है एक कोई बिजनेस को। तो रेवेन्यू तभी मिलता है जब आप उसको माल को बेचते हो। तो द सेल इज मोड, द सेल इज मेड। 9 नंबर में लिखा है इफ रिपेयर कॉस्ट 25,000। बोल रहा है एक कोई चीज होगी जिसमें रिपेयर कॉस्ट है 25,000 रुपए, ठीक 25,000 में लिख ली। इसके बाद बोल रहा है कि व्हाइट वॉश, उसकी पुताई पे 5,000 रुपया खर्चा हुआ, ठीक 5,000 रुपया खर्चा भी हो गया। फिर बोल रहा है बोथ दीज एक्सपेंस रिलेटेड टू प्रेजेंटली यूज्ड बिल्डिंग। बोल रहा है कि दोनों ये हमारे वर्तमान से संबंधित हैं। तो वर्तमान से संबंधित हैं तो ये 30,000 रुपये हमारा हो गया रेवेन्यू, सॉरी ये हमारा हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वर्तमान से संबंधित हैं। आगे बोल रहा है कॉस्ट एक्सटेंशन। अब आगे कॉस्ट बढ़ाई गई है, बिल्डिंग बनाने में 2.5 लाख रुपए और उसमें बिजली का खर्च करने में 19,000 रुपए। तो जो 2.5 लाख रुपए है उसमें बिजली लगाने पे जो खर्चा आ रहा है वो 19,000 रुपए, इन दोनों को जोड़ो कितना हुआ, 9 5 1 6 और 2,69,000 रुपए। ये हमारा हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पे पूछा है कि अमाउंट टू बी एक्सपेंस इज। तो देखो बच्चों, इसमें बोल रहा था कि पहले बोल रहा था कि एक मशीन है या कुछ भी हो जिसमें 25,000 रुपए रिपेयर में लगाए, 5,000 रुपए पुताई में, टोटल लग गया 30,000 रुपए। वो यूज हो रही है वर्तमान में, तो हमको ये समझ में आ गया 30,000 रुपए हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। बाद में दिया था अमाउंट भी खर्चा, हमारा कितना अमाउंट अभी तक खर्च हुआ है। तो खर्च तो हमारा 30,000 रुपए हो चुका है। आगे बोल रहा था कि अगर हम बिक्री को, अगर हम लागत को बढ़ाते हैं तो 2.5 लाख रुपए हमको बिल्डिंग बनाने में लगेगा, और साथ में उसमें लाइट का कनेक्शन कराने में 19,000 रुपए लगेगा। वो लगेगा से संबंधित है यहाँ पे। देखो 2,69,000 आंसर दिया नहीं है, ठीक है। तो अगर 2,69,000 दिया होता तो फिर 30,000 आंसर ना दिया होता, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं दिया है कि पूछ रहा है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो जब 2,69,000 देता तो हमारा कैपिटल होता, जब नहीं दिया है तो देखेंगे 30,000 आंसर दिया है, तो 30,000 हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। हाँ 30,000 दिया हुआ है, तो 30,000 आप लगा दोगे आंसर। 10वें में लिखा है कि हैवी अमाउंट स्पेंट एन एडवर्टाइजमेंट। भैया फॉर अगर हैवी अमाउंट हम लोग इन्वेस्ट करते हैं एडवर्टाइजमेंट में तो वो हमारा डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। अगर लो अमाउंट होगा तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा, लेकिन हाई अमाउंट होगा तो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। या हैवी लिखा है मतलब हाई अमाउंट है। 11 नंबर देखो, लिखा है कि एक सेकेंड हैंड कार है, इसको परचेज किया है हमने 10,000 रुपए में, और 1,000 रुपए रिपेयर पे खर्च किया, 500 रुपए का हमने इंश्योरेंस करवाया है, और रजिस्ट्रेशन करवाया, और फिर रजिस्ट्रेशन कराने में कार का 1,200 रुपये पे किया है। तो टोटल कितना अमाउंट कार में डेबिट होगा। तो देखो 10,000 रुपए का आपने कार सेकेंड हैंड खरीदी, 1,000 रुपया ये खर्चा हो गया, 500 ये हो गया, 1,200 ये हो गया, टोटल कितना हो गया, 10 11 1 12, 12,700 रुपए। तो ये इसका आंसर हो गया है। पूछ रहा है टोटल कितना खर्चा हुआ है, तो टोटल खर्चा हमारा 12,700 आया है, सबको जोड़ दो। 12 में लिखा हुआ है कि
12 में लिखा है 1200 स्पेंड किया है रिपेयर के लिए। रिपेयर के लिए मशीन की यूज करते हैं तो रिपेयर करवा रहे हैं, छोटा सा अमाउंट है 1200। अगर नहीं रिपेयर कराएंगे तो मशीन चलेगी नहीं, प्रोडक्शन नहीं होगा, इसलिए इसका हो जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। 13 में लिखा है 2500 स्पेंड किया है ओवर ओवर हाफ, ओवरऑल लिखा है, अच्छा ओवरऑल लिखा हुआ है, ऑफ मशीन परचेज सेकेंड हैंड। 250 रुपये खर्च किया हमने सेकेंड हैंड मशीन खरीदने में, तो मशीन खरीदना मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। 14 में लिखा है कि पुताई कराई है, पुताई करने वाला एक्सपेंस क्या कहलाता है, तो मैंने बताया था पुताई करना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है, आगे बता चुका हूँ क्वेश्चन में। 15 में लिखा है कौन सा गलत है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहला लिखा है कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड लेड टू टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स पोस्टेड एंड द बैलेंस शीट। देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर हमेशा संबंधित होता है, पूंजीगत खर्चा होता है, ये हमारा एसेट से संबंधित होता है, तो एसेट बैलेंस शीट में एसेट से संबंधित, तो ये तो बिल्कुल सही लिखा है, ट्रू है। सेकेंड में लिखा है द ऑब्जुलेंस, ऑब्जुलेंस का मतलब होता है अप्रचलन, जो मशीन अब प्रचलित ना रही हो, जिसको टेक्नोलॉजी चेंज हो गई हो, तो ये किससे संबंधित होता है, तो ये खर्चा हमारा रेवेन्यू से संबंधित होता है, रेवेन्यू माइनस करते हैं, ये बात सही है, ये भी ट्रू है। डेप्रिसिएशन का ये पॉइंट लिखा था। फिर सी में लिखा है कैपिटल एक्सपेंडिचर जनरेट enduring benefits and half in improving generation over more than one accounting period। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा 1 साल से अधिक के लिए होता है, यह भी सही बात है। फिर आगे लिखा है डी में कि वेन एन एक्सपेंडिचर इंक्रीज द प्रीवियसली एज्यूम्ड स्टैंडर्ड ऑफ द परफॉर्मेंस, अगर परफॉर्मेंस की बात कर रहा है कि परफॉर्मेंस बढ़ाना है, तो हमारा वो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, परफॉर्मेंस अगर बढ़ाना हो। यहाँ पर बोल रहा है कि वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो ये पॉइंट गलत है, डी पॉइंट गलत है, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। इतने थे हमारे एमसीक्यू। अब आप ये बताइए, आपको ये समझ में आए, इनमें कोई डाउट? आज के लिए इतना ही फिर रखते हैं। जी जी। ठीक है फिर।